नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आके इस प्यारी सी क्लास को ज्वाइन कर लो। सो वेलकम टू आवर नीव थ्री, नहीं नीव नीव ही है, नीव हिंदी मीडियम क्लासेस, नीव यूपी मीडियम क्लासेस। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो, जल्दी से आके। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल है? सब मजे में है? सब मस्त चल रहा है नहीं चल रहा है? ये बताओ, लाइफ में मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे? पढ़ाई लिखाई चल रही है नहीं चल रही? जल्दी से बताओ फटाफट से। अरे वाह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल है? बढ़िया है ना? चले तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो सब चल रहा है बढ़िया ही चलता रहे, और थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते रहा करो यार, मन किया करे तो। क्लास 9th में हो तो इतने हल्के में नहीं लेना है। थोड़ा बहुत जब समय मिला करे, जब लगे कि नहीं यार अब तो बहुत हद हो गई है, हद पार हो गई है, तुम्हें लगता होगा कभी कभी कि सर हमें तो कभी नहीं लगता है ना। खेलते खेलते रिग्रेट आता है एकदम से, जब खेल रहे होते हो एकदम से मन में रिग्रेट आता है कि अरे भाई आज का पूरा दिन तो वेस्ट कर दिया हमने। ऐसी कभी फीलिंग आई है तुम्हारे मन में कि सर नहीं? ऐसी फीलिंग तो नहीं आती कि पूरे दिन टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट होता क्या है? कुछ होता थोड़ा ना है। जो हम कर रहे होते हैं बेसिकली कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। हम बैठे हुए हैं तो वो भी तो एक काम ही है सर, है ना। हम खेल रहे हैं तो वो भी तो कुछ काम है ना सर। टाइम वेस्ट तो होता ही नहीं है। टाइम वेस्ट तो बस एक ऐसा ही फालतू का शब्द बना दिया गया है। कुछ भी नहीं होता टाइम वेस्ट। ये तो गलत परसेप्शन है ना कि भाई पढ़ाई लिखाई करना ही टाइम वेस्ट नहीं होता, उसको हम टाइम में यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई को छोड़ के कुछ भी करते हैं, पढ़ाई और खाने को छोड़ के कुछ भी करते हैं, तो वो टाइम वेस्ट माना जाता है। हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं, कितना गलत परसेप्शन है ना। आप बताओ, लगता है कुछ आपको कि कितना गलत परसेप्शन बना रखा है? कमेंट्स। हाँ बेटा, लेट इसलिए हो गया था कि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, मुझे स्टूडियो मिल नहीं पाया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। ठीक है, चले तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई को। पहले ये बताओ कि भाई जब और जो भी मैंने बताया ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहे कमेंट्स? कमेंट्स रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहे हैं? ये कमेंट्स रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहे हैं? चले चले ठीक है। हाँ तो एक काम करते हैं भाई, जो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था, एक काम करते हैं भाई, तो हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, और आज आपका 90% जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ तो भाई अपने वही परंपरा को फॉलो करते हुए, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, मैं फिर से एक पोल करवाऊंगा, और इस पोल में तुम्हें बताना पड़ेगा, दिल पे हाथ रख के, कि जो मैंने चैप्टर पढ़ा रहा हूं, हमने एक बहुत ही प्यारी कहानी शुरू की थी, और इस कहानी का नाम था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको एक बताना पड़ेगा मुझे कि अब तक जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है, तुम्हें समझाया है, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझाया है, तो तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? मतलब ये जो तुम्हारा ये जो खोपड़ा है तुम्हारा, ये इसमें कुछ घुसता है तुम्हारे? नहीं घुसता है ना? तो वो तुम्हें ईमानदारी से बताना है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, क्लियर हुआ? 30 सेकंड है बेटा। मैं बहुत अच्छा हूं, तुम अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूं, तुम अच्छे नहीं हो तो मैं भी अच्छा नहीं हूं। बस हमारी जिंदगी जो है, हमारी हम दोनों की जिंदगियां जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, जो तार हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अच्छे हो तो हम भी अच्छे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोल के बाद जो अपनी क्लास शुरू करते हैं, है ना, अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज इस चैप्टर को हम ऑलमोस्ट निपटा देंगे। अगली क्लास में पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं देता हूं आपको। अगली क्लास में मैं पूरा खत्म करवा दूंगा इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, डन है? चलो बहुत बढ़िया, डन है। तो भाई जल्दी से इसका जवाब दो यार। 30 सेकंड बहुत लंबे लगते हैं ना ऐसे केस में। जब क्वेश्चन आता है तो सर 30 सेकंड कब हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। इस केस में 30 सेकंड ऐसा लगता है सर 1 घंटे के बराबर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। रिफ्रेश रिफ्रेश नहीं हो रहे कमेंट्स। ऐप का एक्सेस नहीं है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अबे यार ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। रुको 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 रुको, एक दूसरा पोल करवाना था। हाँ वोट में, हाँ नाम में पोल करवाना था। अब करो, अब करो फटाफट से, अब करो जल्दी से। हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी वो दूसरा गलत पोल आ गया था, गलत पोल आ गया था। कोई बात नहीं, कि सर भी पोल 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 खेलते रहते हैं, तो सर को भी आदत हो गई है। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। वैसे यार पोल वोल की आदत कब जाएगी तुम्हारी, ये बताओ? बड़े हो गए यार, तो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो। पोल क्या खेलते रहोगे जिंदगी भर? पोल खेलते रहोगे कि सर पोल करा दो, पोल करा दो? भाई मेरे को ऐसा लगता है पोल वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा बोलते हैं पोल पोल पोल, मुझे नहीं लगता वो यार कुछ अच्छा कर पाते हैं सीरियसली। क्योंकि उनका जो ध्यान होता है वो कॉन्सेप्ट की तरफ होता ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई सीधे सर क्वेश्चन कराएं, सीधे सर पोल्स वाले क्विज करवाएं, बस, है ना।
यही होता है ना। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे पढ़ते नहीं है, बस तफरी काटने आते हैं पूरी क्लास में, और जो बेचारे पढ़ने वाले भी होते हैं ना, वो भी नहीं पढ़ पाते ठीक से। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं भाई, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ओ हो 90%, ओ नाइस नाइस नाइस, बढ़िया। चलो ठीक है यार, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं भाई, अब हमारा जो रिवीजन मोड है वो ऑन हो चुका है, और सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, थम्स अप दे देंगे। और थम्स अप के बाद हम एक काम करते हैं भाई, अपने इस पूरे चैप्टर को जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करें चैप्टर को, रिवाइज करें, फटाफट से बताइए जल्दी से, चैप्टर को रिवाइज करें। चलो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, नाइस 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 नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, ठीक है ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो, तो रिवीजन मोड जो है हमारा ऑन हो चुका है, और इस रिवीजन मोड में हम क्या करेंगे भाई, अपना जो है अच्छा सा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो हमारा रिवीजन जो है वो शुरू हो गया है, रिवीजन जो है वो शुरू हो गया है। अच्छा, सबसे पहले हमने एक चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर का नाम क्या था अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूं आपको मैं। तो हमारा जो चैप्टर शुरू होता है कहानी के साथ शुरू होता है। हेलमेट नाम का बच्चा होता है, और इसकी स्टोरी दिखाई जाती है किस तरीके से वो बच्चा जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो छुप के जो है अपनी मम्मी पापा की, अपने उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बातें सुन लेता है। बात क्या कर रहे होते हैं वो, तो उसके पापा जो होते हैं वो बेसिकली एलाइज के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि एलाइज के लोग हैं वो हमें मार डालेंगे। उसके पिताजी जो थे, एक तरीके से आप बोल सकते हो कौन थे, फिजिसिस्ट थे, वो डॉक्टर थे एक, और वो हिटलर के लिए काम करते थे, हिटलर की पार्टी के लिए काम किया करते थे। उनको ऐसा लगता था कि भाई अब जो है क्या होगा, अब होगा ये कि जो एलआई के लोग हैं वो हमें मार देंगे, जो हमने औरों के साथ किया वो सेम चीज हमारे साथ होगी। और अगले दिन उसके पापा और जो मम्मी होती हैं, यानी कि उसके माँ बाप जो होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है कब, तो इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से। और हम ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का सीधा सीधा कनेक्शन है। प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी लड़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी लड़ा था। आप बोल सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो टीमें थी वो लगभग सेम थी। समझ में आया। चलिए, तो हमने सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात की, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों था, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ में बहुत बुरा हुआ, जर्मनी के साथ में इतना बुरा हुआ जब वर्साई की संधि थोपी गई इन पर, तो इनके साथ इतना बुरा हुआ कि वही कारण बना कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का। वही एक खुन्नस जो थी, वो एक जो गुस्सा होता है अंदर से, वो कैसे निकला, वो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में निकला। क्लियर होगा। हाँ, तो हम कहानी पढ़ क्या रहे थे, तो हम कहानी कौन से पढ़ रहे थे सर, आप देखोगे तो हम प्रथम विश्व युद्ध और हम द्वितीय विश्व युद्ध, हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बीच की कहानी पढ़ रहे थे सर। इसकी जो बीच की कहानी है उस पर चर्चा कर रहे थे सर। इसके बीच की कहानी पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा कि हम यहां पे कारण देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या क्या कारण बने, क्या क्या कौन सी स्थिति बनी, जिससे कि हुआ क्या, जिससे कि हमारा सीधा जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अभी तक हमने यही पढ़ा, तो उसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने बात की इसके बारे में, सबसे पहले हमने वर्साई की संधि के बारे में बात की। जो वर्साई की संधि थी इसके बारे में बात की, किस प्रकार यहां की जो सरकार होती है, यहां की जो नई सरकार बनी थी युद्ध के बाद जर्मनी में, यहां की जो सरकार बनी थी जिसको बोलते थे वायमा गणराज्य, जिसको हम बोलते थे वायमा गणराज्य। अब ये जो वायमा गणराज्य जो था ये क्या था सर, तो ये विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जब हार जाता है और जर्मनी के बाद जर्मनी के अंदर जो सरकार बनती है, एक लोकतांत्रिक सरकार जो बनती है, उसको वायमा गणराज्य बोला गया था। अब सर इसका नाम वायमा गणराज्य क्यों पड़ा, क्योंकि वायमा नाम की क्या है, एक जगह है, कहां पर है सर, जर्मनी में। वायमा किसी इंसान का नाम नहीं है बेटा, जर्मनी में जो जगह है उसको हम वायमा बोलते हैं। यहां पर एक सरकार बनती है लोकतांत्रिक, और उस सरकार को क्या बोला जाता है, वायमा गणराज्य बोला जाता है। लोग जो थे सरकार से वो चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे, क्योंकि सरकार ने वर्साई की संधि को साइन कर लिया था। वर्साई की संधि में हुआ क्या था, तो आप देखोगे इनके कई सारे जो संसाधन है वो इनसे छीन लिए गए थे। आप देखोगे इनका राइनलैंड जो इनका कोल फील्ड था वो छीन लिया गया। इनके बहुत सारी जो लोह अयस्क जो था वो छीन लिया गया। काफी सारी खदानें थी वो छीन ली गई। काफी सारी जमीन जो थी इनकी चली गई। काफी सारे इनके जो उपनिवेश जो थे इनके, वो सारे चले जाते हैं। तो काफी सारा जो है इनको लॉस होता है वर्साई की संधि के बाद। आप देखोगे जर्मनी जो होता है बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। ये यहां पर हुआ था,
क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई है, बताओ पहले। अच्छा ठीक है, तो यानी कि आप बोल सकते हो वीमा गणराज जो कि जर्मनी में एक नई सरकार बनी थी, उसने क्या किया था सर? तो उसने जो है वर्साई की संधि को साइन कर लिया था। इसलिए क्या बोला जाता है, इसलिए इनको जो है एक नाम से बुलाया जाता है, इनको जो है नवंबर के अपराधी के नाम से बुलाया जाता है, नवंबर क्रिमिनल। इनको जो है आप देखोगे कि नवंबर के अपराधी के नाम से जाना जाता है। क्यों सर? सर नवंबर ही क्यों? क्योंकि आप देखोगे, अब यहां पे एक प्रश्न और आता है बच्चों का कि सर ये नवंबर के अपराधी इनको क्यों बोलते हैं? यानी कि आप देखोगे वीमा गणराज्य को आप देखोगे इनको बोला जाता है नवंबर के अपराधी। सर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखोगे नवंबर 1918 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शांति समझौता कर लिया था, शांति समझौता कर लिया था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि जर्मनी को शांति समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुआ यह था जब जर्मनी विश्व युद्ध लड़ रहा था तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जर्मनी जीत रहा है। लेकिन एंड में क्या हुआ? एंड में जब जर्मनी ने यह शांति समझौता कर लिया तो उसके बाद वहां पे जो लोग थे उनको बहुत खराब लगा कि भाई जर्मनी जो है वो शांति समझौता कैसे कर सकती है। और शांति समझौता करने के बाद जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने वीमा संधि को जो है वर्साई की संधि को जो है साइन कर लिया। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? अब मैं रिवीजन करवा रहा हूं मैं। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो नवंबर के अपराधी इसको क्यों बोला जाता था? इनको, ये जो सरकार थी वीमा गणराज्य, इसको नवंबर के अपराधी क्यों बोला जाता था सर? तो इसलिए ही बोला जाता था क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि वीमा गणराज्य की वजह से ही क्या हुआ? जर्मनी हारी है। क्यों सर? क्योंकि 1918 में नवंबर में ही क्या हुआ था? नवंबर में ही ये जो वीमा गणराज्य है इसने क्या किया था सर? इसने वर्साई की संधि को साइन कर लिया था। और नवंबर में एक चीज और हुई थी, इन्होंने शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए थे। शांति समझौता पे हस्ताक्षर करने की वजह से ही क्या हुआ था सर? यहां पर जो लोग थे वो इस सरकार से बहुत नाराज थे और इसको क्या बोला करते थे सर? इसको बोलते थे नवंबर के अपराधी। ये जो लोग हैं इन्होंने नवंबर में बहुत बड़ा अपराध किया। क्या किया है? क्योंकि इन्होंने शांति समझौता साइन कर लिया है और इसी की वजह से जर्मनी जो है वो हार गया। और उसके बाद एक काम इन्होंने और किया, इन्होंने वर्साई की संधि को जो है साइन कर लिया। वर्साई की जो संधि थी इसको भी इन्होंने साइन कर लिया। ये सारी जो चीजें हैं वो जर्मनी में हुई। फटाफट से बताओ, इतनी चीजें हुई, क्लियर हुआ? लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत तंग हैं। अब यहां पर क्या क्या हो क्या रहा है? यहां पर अब यहां पे हो ये रहा है कि जर्मनी में जो लोग हैं बेचारे बहुत परेशान हैं। खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सरकार के पास कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और इसी वक्त आप देखोगे, मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था, एक लीग बनती है, इसी दौरान की मैं बात कर रहा हूं। स्पार्टिश लीग थी इसका नाम। क्या नाम था इसका? स्पार्टिश लीग नाम था इसका। अब ये क्या थी सर? अब आप देखोगे कि उस टाइम पर एक चीज और हुई थी। क्या हुआ था सर? उस टाइम पर रूसी क्रांति और हुई थी। एक चीज और पढ़ लो, है ना, एक चीज और पढ़ लो, है ना, रूसी क्रांति हुई थी। आप देखोगे ना, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति जो हुई थी कब हुई थी सर? आप देखोगे 1917 में। 1917 में एक तो 5 में हुई थी, फरवरी में, और एक हमारी अक्टूबर में हुई थी। फरवरी में हमने क्या पढ़ा भाई? फरवरी में राजा हट जाता है, राजा जो हटता है वो हट जाता है। पिछले चैप्टर में ही तो पढ़ाया मैंने तुम्हें। और अगर मैं बात करूं अक्टूबर में, तो अक्टूबर में रशिया में क्या हुआ था? समाजवादी सरकार बन गई थी, समाजवादी सरकार बन गई थी। तो ये सारी चीजें हुई थी, याद हो? अगर आपको थोड़ा सा याद हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यहां पे हुआ क्या, समझो यहां ध्यान से, कि उस टाइम पे एक चीज और हो रही थी कि जर्मनी के बाद थोड़ा जाके देखोगे, जिसको हम ऑलरेडी एक चैप्टर में पढ़ के आए हैं, रशियन रिवॉल्यूशन। भाई रूसी क्रांति भूल गए क्या? हाँ, तो उस टाइम पर आप देखोगे रशिया में क्या चल रहा था, एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी। और रशिया में एक सरकार की मांग हो रही थी कि भैया ये सब हटाओ और एक समाजवादी सरकार को जो हम क्या करते हैं, समाजवादी सरकार को लाते हैं। और यहां पर मुख्य वो जो इंसान जो लाना चाहता था कौन था सर? लेनिन था सर। अब हुआ क्या कि जो रशिया में हो रहा था उससे काफी लोग जो थे प्रभावित हो गए। कहां पर सर? जर्मनी में। और काफी सारे जो लोग थे वो जर्मनी में क्या चाहते थे? जर्मनी में रशिया जैसी एक सरकार चाहते थे, कम्युनिस्ट सरकार, एक साम्यवादी सरकार चाहते थे कि जो रशिया में हुआ वही हमारे यहां पर हो जाए। कौन चाहता था सर? जर्मनी के लोग। और इन्हीं लोगों ने क्या किया था? इन्हीं लोगों ने रशिया से प्रभावित होकर, रशिया से, लेनिन से प्रभावित होकर एक लीग बनाई जिसका नाम रखा स्पार्टिश लीग। अब स्पार्टिश लीग जो थी ये अलग चल रही थी और ये हमारे जो गणराज्य वाले जो हैं ये अलग चल रहे थे। इनकी तरफ कौन थे? समाजवाद थे, है ना। आप देखोगे समाजवादी, है ना, लोकतांत्रिक लोग हैं इनकी तरफ, और इनकी तरफ डेमोक्रेट्स, जिनको हम डेमोक्रेट्स बोलते थे, इनकी तरफ समाजवादी लोग हैं, इनकी तरफ उदारवादी लोग हैं। अब ये लोग नहीं चाहते थे कि स्पार्टिश लीग जो है सरकार बनाए, ये नहीं चाहते थे कि जो रशिया में हुआ वो हमारे यहां पर हो। तो हुआ ये कि इन लोगों ने सरकार बना ली। इन लोगों ने 1918 में जर्मनी में अपनी सरकार बना ली और इसी सरकार का नाम रखा गया वीमा गणराज्य। क्यों सर? वीमा गणराज्य ही क्यों? क्योंकि वीमा नाम के शहर में इस सरकार को बनाया गया था।
समझ में आया? मैंने आपको बस इतना ही बताया था, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया था। फटाफट से बता दो, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई? एक बारी मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, सुनो ध्यान से, बहुत सिंपल है, फिर से रिपीट कर देता हूं, कल तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने बताया क्या आपको? आज मैं आपको हिटलर के बारे में भी बताऊंगा। मैंने सिंपल सा बताया कि देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, युद्ध जब हार जाते हैं जर्मनी वाले जब युद्ध हार जाते हैं तो जर्मनी में हुआ क्या? तो जर्मनी में दो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई। पहली चीज ये हुई कि जर्मनी की जो सरकार नहीं बनी, उस टाइम पर आप देखोगे जब युद्ध शुरू हुआ था तो वहां पर राजतंत्र था, वहां पर राजा था। 1918 में जर्मनी जब हार जाता है तो राजतंत्र को खत्म कर दिया जाता है, राजा को हटा दिया जाता है और एक जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है, जिसको क्या बोला गया सर? वेमा गणराज्य बोला गया। बता दिया मैंने इतना, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इस वेमा गणराज्य से लोग नाराज क्यों हैं, इतने इतने चिड़े क्यों बैठे हैं? क्योंकि इसी वेमा गणराज्य ने वर्साई की संधि साइन कर ली थी और इस संधि में इनका बहुत कुछ चला गया, बहुत कुछ खो दिया इनका, सब कुछ चला गया इनका, तो लोग बहुत नाराज थे। दूसरी बात यह है कि इस वेमा गणराज्य को एक नाम से बुलाया जाता था, नवंबर के अपराधी। क्यों सर? क्योंकि नवंबर में ही 1918 नवंबर में आप देखोगे इन्होंने शांति समझौता पर साइन कर लिए थे, हस्ताक्षर कर लिए थे कि भैया अब हम जो है युद्ध नहीं चाहते, अब हमें शांति चाहिए। और उसके बाद इन्होंने जो है वर्साई की संधि साइन कर ली थी, इसलिए लोग जो है इनसे बहुत चिढ़ा करते थे और चाहते थे कि वेमा गणराज्य हट जाए। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? जिनकी आज पहली क्लास है भाई उनको मैं बोलना चाहूंगा, देखो भैया अभी तुम्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर ले लिए हैं और बच्चा जो पहली बार क्लास में आया है तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, बाकी की जो पीछे लेक्चर मैंने बनाए हैं, एक लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 वो देख लो, उसके बाद ये लेक्चर समझ में आएगा। ये तीसरा लेक्चर चल रहा है तो तुम थोड़े लेट आए हो, ठीक है? तो उनसे मैं बोलना चाहूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा जो जिस बच्चे की आज पहली क्लास है। बाकी मोस्ट वेलकम है तुम्हारा भाई, हमारी क्लास में जो भी पहले बच्चे आए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। समझ में आ गया? मतलब मैंने रिवीजन करवा दिया, पूरा रिवीजन करवा दिया है मैंने, और आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। हो गई हैं क्लियर या फिर नहीं हो गई? जल्दी से बताओ फटाफट से। क्लियर हुई? अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? आगे बढ़े तो सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे दो फटाफट से। और अब हम क्या करते हैं, हम अब आप आगे के जो है टॉपिक्स कर लेते हैं। आज हम जो है 80% चैप्टर खत्म करेंगे, कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं देता हूं। चलिए ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, अरे मेरे शेर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये हमने पूरा जो है रिवीजन कर लिया जो भी हमने अब तक पढ़ा था। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, शानदार मेरे बच्चों, शानदार। ठीक है, चलो, हाँ चलो ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था, क्या था भाई? राजनीतिक रेडिकलवाद। एक तरफ क्या चल रहा है, एक तरफ जर्मनी में लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ आप देखोगे एक तरीके से यहां पर अलग अलग राजनीतिक, है ना, समीकरण बन रहे हैं यहां पर, है ना? क्या हो रहा है सर? अलग अलग चीजें हो रही हैं। आप देखोगे एक तरफ रूस में क्रांति चल रही है और उस क्रांति से प्रभावित होकर जर्मनी में बहुत सारे जो लोग हैं वो रूस के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, रूस जैसी सरकार बनाना चाहते हैं, रूस जैसी समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी में रूस जैसी सरकार बने। तो इसमें हुआ क्या? इसमें मैंने आपको बताया था कि एक बारी क्या हुआ था, एक बारी आप देखोगे जो स्पार्टिश लीग है इसने आंदोलन किया। इस स्पार्टिश लीग ने आंदोलन क्यों किया था? क्योंकि ये स्पार्टिश लीग चाहती थी कि एक तरीके से रशिया जैसी सरकार आ जाए, एक तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाए यहां पर, एक तरीके से एक ऐसी सरकार बन जाए जहां पर कोई भी किसी भी संसाधन पर कंट्रोल ना करता हो। एक तरीके से रशिया वाला सीन जो है हमारे जर्मनी में भी होना चाहिए, लोग बहुत चाहते थे। लेकिन आप देखोगे कि यहां पर जो वेमा गणराज्य था ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस तरीके की सरकार है। तो क्या करता है? करता यह है कि ये पुराने जो सैनिक होते हैं जिनको फ्री कोर बोलते थे, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये फ्री कोर क्या था? मैंने लास्ट क्लास में बताया था फ्री कोर कौन थे। बेटा जो जर्मनी के जो जर्मनी के जो जर्मनी के जर्मनी के कौन थे सर? अबे यार, यार एक चीज भूल गया मैं, एक चीज भूल गया यार मैं, सॉरी, माफ कर दो मुझे बच्चों, मुझे माफ कर दो। आज मैं एक चीज भूल गया लाना। अब यार इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता हूँ यार मैं? मुझे जस्ट अभी नोट्स बनाते बनाते याद आया मेरे को, यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया मैं, सॉरी, सॉरी, माफ कर दो मुझे भाई। कल ले आऊंगा, पक्का ले आऊंगा कल। आज मैं लाने वाला था मैं, यार मर्ज करना कैसे भूल गया यार मैं? कैसे भूल सकता हूँ इतनी बड़ी चीज यार? मैं मर्ज करना कैसे भूल सकता हूँ मैं? बेटा मैं आज नोट्स ला रहा था तुम्हारे यार, वो जो तुमने बोला था ना भारत का भौतिक स्वरूप, इतने सही इतने प्यारे नोट्स बनाए थे ना उसके, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे मैंने।
वो आज लाने वाला था, लेकिन ऐसा दिमाग से उतरा कि मैं ये वाली पीपीटी ले आया, उसमें नोट्स मर्ज करने भूल गया मैं। इसके बाद में नोट्स मर्ज मर्ज करने में कुछ नहीं होता, वो 2 मिनट का काम होता है, वो जस्ट दिमाग से निकल गया। मैंने भैया को सिर्फ ये वाली पीपीटी भेज दी, वो वाली पीडीएफ भेजी नहीं, नोट्स वाली शॉर्ट नोट्स। हाँ वो बहुत प्यारे नोट्स बनाए थे यार, मैंने इतने टाइम से बना रहा था, वो मैंने फाइनली बना लिए थे। और वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल दिमाग से उतर गया मेरे, मतलब मैं आज लाने वाला था वो। कल ले आऊं चलेगा ना? कल कल पक्का ले आऊंगा यार, दिमाग से उतर गया, मतलब आई एम रियली सॉरी यार, मतलब मैं लाने वाला था यार, तुम लोग इतने दिन से बोल रहे हो, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे। हाँ बेटा, शॉर्ट नोट्स की ही बात कर रहा हूं मैं, मेरे बन के तैयार है बिल्कुल यार, मैं लाने वाला था और मर्ज करना भूल गया फाइल को यार। एकदम मेरे को अभी एकदम क्लिक किया दिमाग में, अभी मैं पढ़ा रहा था ना, तो एकदम से दिमाग में आया कि अबे वो तो भेज भूल गया मैं। कोई बात नहीं, मैं कल कल हाँ अभी तो 3 दिन 2 दिन और क्लास लगेगी ना, हाँ 3 दिन लगती है ना अपनी, सोमवार मंगल और बुधवार। तो कल मैं पक्का ले आऊंगा, कल मैं पक्का ले आऊंगा। और इतने प्यारे नोट्स बनाया ना मैंने, मतलब वो ऐसे नोट्स हैं कि तुम उन नोट्स को पढ़ लेना, तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एकदम दिमाग में आया कि भाई अरे वो तो मर्ज करना भूल ही गया मैं। हाँ बेटा बना लिए, कल मैं पक्का तुम्हें ले आऊंगा, कल तो पक्का मिल जाएंगे नोट्स, वो वाले नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं तुम्हें इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दे दूंगा बना के बढ़िया, है ना? तो तुम्हें कल मिल जाएंगे भारत के भौतिक स्वरूप के, परसों तुम्हें मिल जाएंगे इस चैप्टर के नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे बहुत प्यारे बच्चे हो, लव यू ऑल। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना? हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको, हुआ ये था कि अगर आप जर्मनी में देखोगे, अब ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ईयरफोन लगा लो कानों में। मैं गारंटी से कहता हूं कि तुम कमेंट मत करो, तुम चैट सेक्शन में कुछ मत करो, मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी। सुनो हुआ क्या, अब जर्मनी में चल ये रहा है कि जर्मनी में सरकार बन चुकी है अब, है ना? जर्मनी में गणराज्य जो हमारा जो गणराज्य है, जिसको वाइमार गणराज्य बोलते हैं, इन्होंने सरकार बना लिया, मतलब लोकतांत्रिक लोगों ने अपनी सरकार बना ली है। अब एक तरफ लोकतांत्रिक सरकार बनी है, दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ऐसी सरकार बने। कौन से लोग हैं? तो ये वो लोग हैं जो समाजवाद को सपोर्ट करते हैं, जो वो लोग हैं साम्यवाद को, ये वो लोग हैं जो कार्ल मार्क्स को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि एक क्रांति जैसी रूस में हुई थी वैसे हमारे यहां पर हो जाए, और उस टाइम पर रूस में क्रांति चल रही थी भाई। तो उससे कई सारे लोग प्रभावित होकर, आप देखोगे जर्मनी में भी कई सारे यूनियन बना रहे थे, कई सारे सोवियत बना रहे थे जर्मनी में। कोई किसानों की सोवियत बना रहा है, यानी कि सोवियत का मतलब समूह, कोई किसानों का समूह बना रहा है, कोई मजदूरों का समूह बना रहा है। और ऐसे में ही आप देखोगे एक अलग से एक लीग निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं स्पार्टिस्ट लीग। ये लोग कौन थे सर? ये लोग वो लोग थे जो चाहते थे एक तरीके से रशिया में जो क्रांति हुई वो हमारे यहां पर भी हो जाए, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे वाइमार गणराज्य के लोग थे ये नहीं चाहते थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो वाइमार गणराज्य के लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रूस के, जो जर्मनी के पुराने सैनिक जो हैं, पुराने जो सैनिक हैं, जिनको क्या बोलते थे लोग, जिनको ये बोलते थे फ्री कोर, जिनको ये बोलते थे फ्री कोर। अब सोच के देखो जर्मनी के पास क्या था, जर्मनी के पास बेटा ज्यादा सेना बची भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने वर्साई की संधि साइन की थी तो यहां पे एक कंडीशन और लिखी थी, लिख लेना अपनी कॉपी में। जर्मनी के पास ज्यादा शक्ति बची नहीं थी, ज्यादा सैन्य शक्ति बची नहीं थी जर्मनी के पास। याद करो जब इन्होंने वर्साई की संधि साइन की थी इन्होंने, तो वर्साई की संधि में एक शर्त और रखी थी एलाइज ताकतों ने। क्या रखी थी? मित्र राष्ट्रों ने एक शर्त और रखी थी सर। क्या रखी थी सर? इन्होंने बोला था कि जर्मनी को अपनी मिलिट्री को डीमिलिटराइज करना होगा, मतलब यहां पर जर्मनी को अपनी सैन्य ताकत को कम करना पड़ेगा, बिल्कुल कम करना पड़ेगा, सैन्य ताकत बिल्कुल ही हटानी पड़ेगी। तो इसलिए आप देखोगे जर्मनी बहुत कमजोर हो गया था। क्यों? क्योंकि जब वर्साई की संधि साइन की गई थी तो जर्मनी पे एक कंडीशन और लगाई गई थी कि भैया देखो तुम्हारे सारे संसाधन हमारे हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते तुम, है ना? और एक और इन्होंने कंडीशन ये लगाई थी कि तुम अपनी सैन्य ताकत को कम करोगे, हटा दोगे सैन्य ताकत को, तुम कोई भी सेना नहीं रखोगे। तो यहां पर हुआ क्या कि जो पुराने सैनिक थे इनके, जर्मनी के जो पुराने सैनिक थे जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे, इन सैनिकों को क्या बोलते थे सर? तो इन सैनिकों को हम क्या बोलते थे सर? तो इन सैनिकों को बोला जाता था, आप देखोगे इन सैनिकों को क्या बोला जाता था? इन सैनिकों को ही आप देखोगे फ्री कोर के नाम से, फ्री कोर के नाम से इनको जो है बुलाया जाता था। क्लियर हुआ इतना? ये बताओ फ्री कोर। अब हुआ क्या कि जब ये थोड़ा सा उथल पुथल ज्यादा हुई, लोगों के आंदोलन ज्यादा हुए, तो ये जो हमारी गणराज्य बना था, ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य बना था वेमा गणराज्य, ये क्या करता है सर? ये फ्री कोर जो सेना थी इनको बुला लेता है और इस आंदोलन को जो है कुचल दिया जाता है। समझ में आया? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। फ्री कोर का मतलब समझ में आ गया? ये जो पुराने सैनिक थे जर्मनी के जो लड़े थे पहले, इनको फ्री कोर बोलते थे। समझ में आया? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हुआ क्या, ये तो मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था तुम्हें, है ना? अब होता क्या है,
होता क्या है कि अब यहां पर क्या हुआ, आंदोलन जो हुआ उसको दबा दिया गया। अब इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा ये कि यहां पर जो स्पार्टिश लीग है, कौन से स्पार्टिश जो लोग थे, यानी कि कौन से लोग, जो लोग साम्यवाद को सपोर्ट करते हैं, साम्यवाद को, है ना, जो लोग रूसी क्रांति से प्रभावित थे, जो लोग रूसी क्रांति से प्रभावित थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपनी एक पार्टी बना ली। इन्होंने भी अपनी एक पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी बनाई सर, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, इसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ये पार्टी बना ली इन्होंने। ये चाहती थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ही, ये जो पार्टी थी, ये स्पार्टिश लीग थी, चाहती थी कि एक तरीके से हमारे यहां पर कम्युनिस्ट सरकार बने, हमारे यहां पर क्या ना हो, हमारे यहां पर लोकतंत्र ना हो, जो रशिया में हुआ वो हमारे यहां पर होना चाहिए। ये तो मैंने चिल्ला चिल्ला के तुमसे बोल दिया, स्पार्टिश लीग यही चाहती थी। अब क्योंकि इनका कोई अभी तक दल नहीं था, अब इन्होंने क्या किया, अपना एक दल बना लिया, अपनी एक पार्टी बना ली। और इस पार्टी का नाम क्या रखा इन्होंने, इस पार्टी का नाम इन्होंने रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। याद कर लेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ठीक है सर, समझ में आया, इसकी इन्होंने जो है स्थापना की। अच्छा, अब यहां पर हुआ क्या, अब यहां पर एक चीज और हुई सर। ये सर, ये चीजें कौन हुई सर, ये क्या, देखो रेडिकलवादी कौन होते हैं समझो। यहां पे ये रेडिकलवादी, यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहां पर किन के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि जो बहुत जल्दी बदलाव चाहते हैं, जो बहुत जल्दी बदलाव चाहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रेडिकलवादी बोलते हैं। अब बदलाव कौन चाहते हैं सर, कौन चाहते हैं बदलाव, अब जल्दी से बताओ। देखो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तब मैं मेरे को पता लगेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है चैप्टर। अब रेडिकलवादी यहां पर किसको बोला जा रहा है, बताओ जल्दी से, किसको बोला जा रहा है, कौन चाहता है बदलाव बहुत जल्दी, कौन चाहता है सरकार हट जाए, कौन चाहता है वहमा गणराज्य ना रहे, कौन चाहते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, कहां से आए हैं ये लोग, बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से। अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब तक तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, तुम्हारे ऊपर से निकलता रहेगा। बताओ फटाफट से, ये जो रेडिकलवादी लोग हैं ये कौन है, पहले ये बताओ। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, बताइए बताइए। हाँ, अरे जनता, जनता है, जनता में कौन है, हाँ ये रेडिकलवादी कौन है, जनता है, ठीक है। नहीं, जनता नहीं है रेडिकलवादी, सुनो तुम थोड़ा सा मात खा रहे हो यहां पर। जनता रेडिकलवादी नहीं है, सारी जनता नहीं चाहती थी। रेडिकलवादी कौन है, अरे भैया रेडिकलवादी वही हैं जो यहां पर क्या चाहते हैं, जो यहां पर साम्यवादी सरकार चाहते हैं, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहते हैं, स्पार्टिस्ट, एग्जैक्टली, जो स्पार्टिस्ट लोग हैं, जो एकदम क्या, कौन है सर, जो कौन है सर, जो यहां पर आप बोल सकते हो कि रूस की क्रांति को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने अलग अलग सोवियत बना लिए हैं जर्मनी में, जो चाहते हैं कि भैया एकदम से क्या आ जाए, एकदम से जैसे रूस में हुआ है वैसा ही जर्मनी में हो जाए। ऐसे लोगों को क्या बोला जा रहा है यहां पर, ऐसे लोगों को यहां पर रेडिकलवादी बोला जा रहा है। स्पार्टिस्ट लीग क्या है सर, रेडिकलवादी ही है ये। अब होता क्या है कि अब होगा बहुत बड़ा बदलाव। 1923 में एक बहुत बड़ा क्या आता है, एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आता है। कहां पर सर, जर्मनी में। अब जब जर्मनी में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट का मतलब क्या होता है, पैसे की तंगी बहुत बड़ी, क्योंकि देखो जर्मनी बिल्कुल भिखारी बन चुका है भाई, जर्मनी से सब कुछ छीना जा चुका है। वर्साई की संधि साइन करने के बाद जर्मनी से सब कुछ छिन गया इनका। अब होता है ना कि भैया देखो, एक घायल शेर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, आपने सुना होगा, एक जो घायल शेर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो यहां पर जर्मनी जो है वो क्या है, जर्मनी एक तरीके का एक चोट खाया हुआ शेर है, एक घायल शेर है जो कभी भी हमला कर सकता है। तो अब जर्मनी की हालत क्या हो गई यहां पर, बिल्कुल जर्मनी को सबने घायल कर दिया मिलके। अब ये क्या, ये घायल शेर उठ के खड़ा होगा, बिल्कुल होगा। हिटलर करवाएगा, डेफिनेटली करवाएगा, आगे हम बात करेंगे हिटलर के बारे में। तो अभी जर्मनी जो हमारे एक तरीके से आप बोल सकते हो एक घायल हुआ शेर है, और जो प्यासा बैठा हुआ है बदला लेने के लिए, कि हमें जब सही समय मिलेगा हम क्या करेंगे सर, हम जो है यहां पर क्या करेंगे, हम जो है बदला लेंगे। अब होता क्या है, 1923 एक ऐसा ही साल आया जिसने क्या कर दिया, जिसने रेडिकलवादियों को और थोड़ा ज्यादा बलशाली बना दिया। क्यों, क्योंकि ऐसे टाइम पर आप देखोगे आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट मतलब यहां पर लोग बहुत तंग हैं, लोगों के पास कोई काम नहीं है, पैसा नहीं है इनके पास, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। और ऐसे में होगा क्या, ऐसे में सब गरियाएंगे किसको, किसको गाली देंगे सब, ऐसे टाइम पर सब वेमा गणराज्य को ही गाली देंगे कि भैया ये सब किसकी वजह से हुआ है, वेमा गणराज्य की वजह से हुआ है। और शक्ति किसको मिलेगी, जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, किसको मिलेगी सर, तो ऐसे रेडिकलवादी संगठनों को सब शक्ति मिल गई, इनको बल मिलेगा। क्योंकि यही तो चाहते हैं ना कि वेमा गणराज्य जो है हटाया जाए, इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, यही चाहते हैं। तो आप देखोगे 1923 में क्या हुआ, जब इन पर आर्थिक संकट आया, जब पैसे की तंगी आई, तो आप देखोगे बहुत सारे जो रेडिकलवादी संगठन थे, जो नहीं चाहते थे कि वेमा गणराज्य हो, जो नहीं चाहते थे कि लोकतांत्रिक सरकार बने, अब ये लोग को और ज्यादा बल मिल जाता है, और ज्यादा इनको जो है शक्ति मिल जाती है। क्या हुआ सर, आर्थिक
आर्थिक मंदी में क्या हुआ सर, ये देखते हैं थोड़ा सा क्या हुआ सर, आर्थिक मंदी में होता क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है सर, इसमें होता यह है कि भैया देखो कि भाई युद्ध से संबंधित हर्जाने को भरने के लिए क्या किया भाई, अब यहां पर क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि इन पर कितने का हर्जाना लगाया गया, 6 बिलियन पाउंड का, 6 बिलियन पाउंड का, है ना। इन पर क्या लगाया गया, हर्जाना, इनको भुगतान करना पड़ेगा, दंड दिया जा रहा है कि जितना भी, मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है भाई। बोला कि देखो ऐसा है कि देखो नुकसान हमने किया है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम युद्ध का जिम्मेदार तुमको ही मान रहे हैं, और तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा, 6 बिलियन पाउंड। कितना देना पड़ेगा, 6 बिलियन पाउंड। अब ये जो हर्जाना देना पड़ रहा था जर्मनी को, इससे जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई। क्यों, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है कि इस हर्जाने को भरने के लिए, इस हर्जाने को भरने के लिए जर्मनी को क्या करना पड़ा, अपनी स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। जो भी इनके पास सोना था, जो भी इनके पास सोना था सरकारी खजाने में, वो भी बेचारों को जो है देना पड़ा। अब हुआ क्या, जब इन्होंने सारा सोना दे दिया मित्र राष्ट्रों को, तो हुआ क्या, इनके यहां पर इनका जो सोने का भंडार था इसमें बहुत कमी आएगी, बहुत कमी। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा जो सरकारी खजाना है जिसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ रखा हुआ है, और तुमने अपना हर्जाना चुकाने के लिए तुमने क्या गिरवी, तुमने क्या देना शुरू कर दिया, तुमने सोने देकर जो है पेमेंट करनी शुरू कर दी कि देखो ऐसा है, पैसे तो हमारे पास है नहीं, पैसा हमारे पास बचे नहीं है, हम बिल्कुल भिखारी बन चुके हैं। अच्छा एक काम करो, हमारे सरकारी खजाने में सोना रखा हुआ है, इस सोने को उठा लो और जाओ, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने स्वर्ण मुद्राएं जो थी, सोने की मुद्राएं जो थी, सोना जो था वो यहां पर देना शुरू कर दिया पेमेंट करने के लिए, हर्जाना भरने के लिए, क्योंकि इनके पास पैसा था नहीं, सोना बचा हुआ था, सोना देना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, अब 1923 तक आते आते, 1923 तक आते आते इनके पास सोने की भी कमी आ गई, सोने की मतलब गोल्ड की कमी आ गई इनके पास। जब सोने की कमी आ गई तो यहां पर जर्मनी जो था, इसने क्या किया, इसने जो है हर्जाना देने से मना कर दिया। अब जैसा मान के चलो तुम किसी को पैसा दो, मान के चलो तुम किसी को पैसा देते हो उधार, तुम अपने दोस्तों को बहुत पैसा उधार देते हो कि सर पैसे उधार देते तो हैं लेकिन वो फिर मिलते तो नहीं है पैसे, हाँ तुम अभी छोटे हो, बाद में तुमने, अरे मैंने तो बहुत उधार दिए हैं भाई। तो जब तुम पैसा उधार देते हो तो सामने वाला बंदा जब पैसा नहीं देगा तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, मार तो दोगे नहीं उसे, एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, केस कर दोगे, जान से थोड़ा मार दोगे। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पे जर्मनी के साथ भी वही हुआ। जर्मनी बेचारा तंग इतना आ चुका था, इतना मतलब कुछ नहीं बचा इनके पास, सोना भी खत्म हो गया, कैश भी खत्म हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1923 में फाइनली जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब एक काम करो कि हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है, हम जो है हर्जाना नहीं भरेंगे। गलती तो सबने की है ना भाई, युद्ध तो सबने लड़ा है। अब ये क्या बात हुई कि एक ही इंसान जो हर्जाना भरेगा, भरना तो सबको चाहिए। अरे भाई जर्मनी गलत थोड़ना था। अब हुआ क्या, जर्मनी क्योंकि हार गया है तो सबका इल्जाम जर्मनी पर ही लग गया कि देखो तुमने ही युद्ध करवाया है, तुम्हारी वजह से ही युद्ध हुआ है। लेकिन एक्चुअल में युद्ध में भागीदारी तो सबकी थी ना, कायदे से तो सबको हर्जाना भरना चाहिए था थोड़ा थोड़ा, जर्मनी ही क्यों भरे। तो जर्मनी ने बोला कि देखो ऐसा है, मेरा हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हमारा सोना खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो 1923 में जर्मनी ने ना हर्जाना देने से मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं देंगे हर्जाना, जो करना है कर लो। अब हुआ क्या भाई, अब हर्जाना देने से मना, अब होता क्या, जैसे मान के चलो तुम्हारा दोस्त जो है तुमने जो पैसा दिया था उधार वो लेने से मना कर ले, तो क्या करोगे कि सर हम उसको ज्योमेट्री बॉक्स चुरा लेंगे, उसकी घड़ी चुरा लेंगे, उसका बैग में किताबें चुरा लेंगे, है ना। अब होता क्या है, जैसे मान के चलो तुम कोई चीज गिरवी रखते हो, मान के चलो जब तुम पैसा वैसा नहीं दे पाते तो बैंक क्या करते हैं, तुम्हारी चीजें जो होती हैं वो अपने पास रख लेते हैं। मान के चलो तुमने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, अब तुम 10 लाख का लोन चुका नहीं पाए, क्या करेगी बैंक, बैंक आएगी, गाड़ी लेके चली जाएगी तुम्हारी। बैंक तब तक तुमसे पैसा निकालेगी जब तक तुम्हारे घर का एक एक बर्तन नहीं बिक जाता। ठीक है, तो बैंक कहीं ना कहीं से पैसा निकालती है। तभी जब होता क्या, जब तुम लोन लेने जाते हो तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें जो है गिरवी रखी जाती हैं। क्यों, क्योंकि इन केस अगर तुम डिफॉल्ट करते हो, पेमेंट नहीं करते बैंकों को, तो बैंक क्या करेगी, जिन जिन चीजों को तुमने गिरवी रखा है उनको बेच के पैसा निकालेगी। तो यहां पर भी तो यही हुआ है। यहां पर क्या हुआ कि 1923 में जर्मनी ने क्या किया कि भैया हम पे पैसा नहीं है, हम हर्जाना जो है नहीं दे सकते, हम में ताकत नहीं बची। अब यहां पर अब इन्होंने मना कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो फ्रांस था, तो फ्रांस ने जर्मनी का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जिसको हम रू बोलते थे, रू, है ना, क्या बोलते थे, रू, रू कोल्ड फील्ड बोलते थे इसको हम। तो इनका एक औद्योगिक क्षेत्र था रू नाम का, रू, इसको क्या बोलते थे, रू, ध्यान से देखो, रू कोल्ड फील्ड। ये क्या था सर, ये जर्मनी का एक कोल्ड फील्ड था, कोयले की खदान थी जिसका नाम था रू कोल्ड फील्ड। अब क्योंकि पैसा करने दे नहीं पाए तो इनको फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस भी क्या था आपको याद होगा, फ्रांस भी मित्र राष्ट्रों में आता था।
फ्रांस ने भी मिलकर हराया था इनको। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने इनके एक बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र पे, इसको रू कोल्ड फील्ड बोलते थे, इस पर जो है कब्जा कर लिया कि देखो ऐसा है, पेमेंट नहीं दे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक काम करो, तुम्हारा जो कोयले की खदान पड़ी हुई है ना, कि हमको दे दो। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने इनके औद्योगिक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। रू औद्योगिक फील्ड था, है ना, रू औद्योगिक क्षेत्र था वो। और उस क्षेत्र में था क्या सर, तो उस क्षेत्र में बड़े कोयले का भंडार था, जिसको हम क्या बोलते थे सर, जिसको हम रू कोल फील्ड बोलते थे, याद रखना इसको। हाँ, तो अब यहां पर क्या हुआ, आप देखो सिंपल सा भाषा बताया मैंने। अगर एक लाइन में बताऊं कि यहां पर जो हर्जाना भरना था जर्मनी को, वो हर्जाना नहीं दे पाया, तो फ्रांस ने उसके बदले क्या किया कि देखो ऐसा पैसा तो नहीं है, हमने अपना सोना भी बेच दिया, अब हम नहीं दे सकते। तो फ्रांस ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम्हारा जो कोल फील्ड है, तुम्हारा वो औद्योगिक क्षेत्र जो है ना, उसमें बहुत सारा कोयला पड़ा हुआ है, अरब लाखों अरबों करोड़ों अरबों का है वो कोयला, एक काम करते हैं वो हमको दे दो। तो वहां पर फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने उस क्षेत्र पर जो है जाके कब्जा कर लिया। तो ये होता है यहां पर, समझ में आया, मतलब अब जो बचा कुचा था जर्मनी के पास, जो बची कुची चीजें थी जर्मनी के पास, वो भी चली गई, वो भी फ्रांस लेके चला गया। समझ में आया। चलिए अब सोचिए, देखो कितना, मतलब मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी एक इंसान को तुम कितना परेशान कर सकते हो। तो यहां पे जर्मनी जो है बेचारा, यहां पर एक बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, घायल हुआ शेर है। अब ये शेर कब दहाड़ेगा वो तो आगे पता लगेगा तुम्हें, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात करें, आगे हम बात करें। क्या कह रहे तू, आई हेट गर्ल्स, बेटा इतने चांटे पड़ेंगे ना, सही हो जाएगा। आई हेट गर्ल्स, क्यों क्यों खराब लगती हैं तेरे को लड़कियां, बता, तू बता, बिना लड़कियों के या फिर बिना महिलाओं के तू इस दुनिया में आ सकता है, बता बता बता, हाँ या ना, ये बता, अपनी माँ के लिए भी ये बात बोलेगा तू, हाँ, तेरे को पैदा किसने किया है, किसी आदमी ने या फिर हाँ, हाँ तेरी माँ ने पैदा किया है ना तेरे को। हाँ, फिर जब तो तू आई हेट गर्ल्स ऐसे बन के कूल बनना है ना, तू कूल बन, मेरे को लगता है कूल बनता है, ये लौंडे जो होते हैं ना, ये कूल बनते हैं सब बोल के कि आई हेट गर्ल्स, ये मेरे को नफरत है, ये नफरत है। अरे भाई क्यों, भाई क्यों क्यों, है जमीन से निकल पाए नहीं, अभी 13-14 साल के हुए हो और आई हेट गर्ल्स हैं, चांटे इतने पड़ेंगे, बेटा पहले जमीन से निकल जाओ, हैं, तब ये बातें कहियो थोड़ा सा। और तुम्हें लगता है कमेंट्स पढ़ता नहीं है कोई, हैं, चांटे मार दूंगा बहुत ज्यादा, ये फालतू की बकवास करने की कोशिश की तो। आई हेट गर्ल्स हैं, देखो तो है, हेट की भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, पागल नहीं तो। चलो आगे हम बात कर लेते हैं, पढ़ाएं पढ़ाएं, हाँ ठीक है ना, तो हमारी कहानी जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जर्मनी में जो है क्या है, तो जर्मनी जो है, अब जर्मनी में दिक्कत हो गई है भाई, जर्मनी में दिक्कत ये हो गई है, आर्थिक संकट आ चुका है जर्मनी में। बचा कुचा एक उनका कोल फील्ड था रू करके जर्मनी में, वो भी फ्रांस के कब्जे में चला गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा जो है नहीं दे पाया, अपना पैसा, अपना हर्जाना नहीं भर पाए, सोना बेचने के बाद भी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी होता यह है कि उनका बच्चा कुचा जो था वो भी किसके पाले में चला गया, वो भी मित्र राष्ट्रों के पाले में चला गया। अब बेचारा जर्मनी क्या करे, अब कुछ नहीं बचा जर्मनी के पास। अब देखो जर्मनी में, अब देखो क्या होता है, संकट देखो कि लोग कितने परेशान हैं, थोड़ा सा यहां पे लोगों के बारे में बताया गया है कि लोग कितने परेशान हैं। अब यहां पर हुआ क्या कि जर्मनी ने सॉल्यूशन ये निकाला कि काम करते हैं हम, पता है क्या करते हैं हम ना मुद्रा छापनी शुरू कर देते हैं, हम ना बहुत सारी मुद्रा छापनी शुरू करते हैं जर्मन की, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे पागलों, एक बात बताओ, तुम मुद्रा चाहे कितनी भी छाप दो, लेकिन सोच के देखो मुद्रा क्या है, मुद्रा तो एक कागज का टुकड़ा है। अरे भैया जितनी मुद्रा छाप रहे हो, क्या उतनी सप्लाई है या नहीं है, सोच के, तो मैं बोल क्या रहा हूं समझो। यहां पे जर्मनी ने सॉल्यूशन क्या निकाला, जर्मनी के लोग इतने पागल थे, इन्होंने बोला कोई बात नहीं, कि जब पैसे की तंगी आ रही है तो एक काम करते हैं, हम एक बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना जो है शुरू करते हैं, कागजी मुद्रा छापना शुरू करते हैं, मतलब कागज के नोट छापना शुरू करते हैं, बहुत सारे पैसे छाप दो। लेकिन यहां पे समझने की कोशिश करो बेटा, पैसे छापने से कुछ भी नहीं होता, जब तुम्हारे देश में सप्लाई है ही नहीं, जब तुम्हारे देश में कोई चीज बन ही नहीं रही, जब तुम्हारे देश में चीजों की ही कमी है, तो पैसे से थोड़ा खरीदी जा सकती हैं। अरे सोच के देखो, मैं तुम्हें पैसा दूं, अब पैसे से तुम पैसे को खर्च कर कोई चीज खरीदोगे ना, तुम पैसे को थोड़ा ना खा लोगे, समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं। अब पैसे खर्च करने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए भाई, कुछ, हाँ समझ रहे हो बोल के, कुछ वस्तु तो होनी चाहिए। अब उन वस्तुओं की ही कमी है, तो पैसे छापने का फायदा क्या है। अब सुनो यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे देखना एक चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हुआ क्या कि जर्मनी ने इस समाधान को निकालने के लिए इसने गलती करी कि इसने जर्मनी की मुद्रा, कागजी मुद्रा छापनी शुरू कर दी। और जब कागजी मुद्रा छापनी शुरू कर दी तो इसने हुआ क्या, जब कागजी मुद्रा छापनी शुरू कर दी तो उससे हुआ ये कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो यहां पर कागज के नोट जो छपने लगे। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर एक बात बताओ कि जर्मनी की मुद्रा थी क्या, तो उसको हम बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ।
हाँ, तो यहां पर हुआ क्या, बेसिकली यहां पर आप देखोगे, समझो ध्यान से सुनो, बोल क्या रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हुआ ये कि अगर मैं बात करूं जर्मनी की, अगर मैं जर्मनी की बात करूं बेटा, तो जर्मनी में आप देखोगे, जर्मन सरकार की मैं बात करूं तो इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। एक काम करते हैं, हम जर्मनी की मुद्रा छापना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी मुद्रा छापनी शुरू करी। हुआ ये कि जब तुम कोई चीज सप्लाई जब ज्यादा हो जाती है, याद रखना हमेशा कॉन्सेप्ट है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो डिमांड क्या होती है, डिमांड कम जब जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तुमने बहुत सारी चीजें जो है सप्लाई करनी और उतनी चीजें एक्चुअली है ही नहीं, तो उससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो मार्क तुम्हारा जर्मन मार्क जो है, इसका मूल्य जो है वो तेजी से गिर जाएगा। अब आपको सर ये मार्क क्या है, तो ये जर्मनी की मुद्रा थी उस टाइम पर। ये क्या थी सर, ये जर्मनी की मुद्रा है, ये जर्मनी की मुद्रा है सर। क्या है सर, ये जर्मनी की मुद्रा। हाँ, जर्मनी की मुद्रा को क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं। हमारे भारत देश में क्या चलता है, रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलते हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे जर्मनी में क्या चलता है, जर्मनी की मुद्रा है उसको हम बोलते हैं जर्मन मार्क। क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ। हाँ, तो सबसे पहले इनकी सरकार ने क्या किया, इनकी सरकार ने सबसे पहले तो मुद्रा छापनी शुरू कर दी। एक काम करो भाई, मुद्रा छापनी शुरू कर देते हैं, सब सॉल्व हो जाएगा। अरे पागलों, मुद्रा छापने से थोड़ा ना कुछ होता है। मुद्रा छापोगे, जितनी ज्यादा छापोगे तो उससे क्या होगा, इससे तुम्हारी मुद्रा की वैल्यू कम होगी। अरे सोच के देखो, सिंपल सा रूल है, तुम जितना लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे तो उतनी ही तुम्हारी वैल्यू गिरेगी। सोच के देखो ना, तुम्हारी जो अवेलेबिलिटी होती है, तुम जब हर किसी के सामने जाके तुम हमेशा अवेलेबल होते हो ना, हमेशा कि मैं तो हमेशा आ जाऊंगा, अरे भाई हाँ ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम हर किसी भी इंसान के लिए अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। यहां पर जो हमारी जर्मनी की मुद्रा है, इसके साथ भी ऐसा हुआ कि तुमने इतना ज्यादा छाप दिया, इतना ज्यादा छाप दिया, इतनी ज्यादा सप्लाई कर दी, इसकी डिमांड घट गई। अब सोच के देखो होता क्या, यहां पे ऐसा बोला जा रहा है, होता यह था कि अप्रैल के महीने की बात है, अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी थी, अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत थी 24,000 मार्क। सोच के देखो, मतलब अगर तुम एक अमेरिकन डॉलर ले जाओगे तो उसके बदले तुम्हें कितने मिलेंगे, उसके बदले तुम्हें 24,000 मार्क जर्मन मुद्रा मिलेगी। सोच के देखना, आप सुनो ध्यान से, है ना। जो जुलाई में, मतलब अप्रैल की बात कर रहा हूं, अप्रैल से क्या है, अप्रैल से मई, मई से जुलाई, जुलाई में ये कितना हो गया है, जुलाई में एक डॉलर की वैल्यू कितनी हो गई, ये 3,53,000। सोच के देखो, इतनी ज्यादा इन्होंने सप्लाई कर दी, इतनी ज्यादा इन्होंने अपनी करेंसी छाप दी, इतनी ज्यादा इन्होंने मुद्रा छाप दी कि भैया एक डॉलर की कीमत कितनी आ गई, एक डॉलर की कीमत 3,53,000 मार्क। मार्क क्या है सर, जर्मनी की मुद्रा है। और अगस्त में कितना हो गया, अगस्त में हो गया ये 46,21,000, 46,21,000। मतलब एक डॉलर बराबर कितना, मतलब अगर तुम एक डॉलर ले जाते हो, अगर तुम एक ब्रेड के तुम्हें पैसे खरीदने हैं, तुम्हें अगर एक ब्रेड के पैसे एक ब्रेड खरीदनी है, और उस ब्रेड को खरीदने के लिए तुम्हें जो है एक झोला भर के, आप देखोगे ना ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, बेचारे भूखे भागे लोग हैं, और ये अपने झोला भर भर के, बैग भर भर के जो है ये ब्रेड खरीदने के लिए पैसे देके आ रहे हैं कि लोगों ये बैग ले जाओ और हमें एक ब्रेड का पैकेट दे दो। तो इस बैग के बदले, इस है ना एकदम सूटकेस भरे बैग के बदले इन्हें क्या मिलेगा, एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। ठीक है, अति मुद्रास्फीति, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जब चीजों के दाम जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपने कागजी नोट छापने शुरू कर दिए, जिससे हुआ क्या, जिससे इनकी जो वैल्यू थी, इनकी जर्मन मार्क जो था इनका, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, घट गई वैल्यू। और इतनी घटी तो आप देखोगे कि अगस्त में जाते जाते एक डॉलर की कीमत हो गई थी 46,21,000। मतलब तुम अगर एक डॉलर लेके जाते हो तो तुम्हें इतना मिलेगा। दिसंबर में आप देखोगे ना, एक डॉलर बराबर आप देखोगे कितना लिखे हुए, 98,86,000, 98, ये ज्यादा लिखे, देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,88,60,000। सोच के देखो, मतलब एक डॉलर बराबर जो है 9,88,60,000 मार्क जो है आपको मिलेंगे। आप सोच के देखो, इस तरीके से हुआ क्या, इस तरीके से हुआ ये कि एक डॉलर में क्या हुआ, एक डॉलर में खबरों मार्क्स मिलने लगे, एक डॉलर में। और हुआ क्या, जैसे जैसे इनका जो मुद्रा है जर्मन मार्क, इसकी कीमतें गिरती गई, तो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, चीजों के दाम जो है बढ़ जाएंगे। जब इनकी जो मुद्रा है इसकी, जैसे हम अभी की बात करें तो आप देखोगे कि एक डॉलर बराबर कितना है, एक डॉलर बराबर है 88 रुपए चल रहे हैं, शायद अभी 88 या 90 रुपए चल रहे हैं। एक डॉलर बराबर, एक डॉलर ले जाओगे तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे, एक डॉलर बराबर मिलेंगे तुम्हें 90 रुपए। क्लियर हुआ, हाँ। तो उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर एक जर्मन मार्क बराबर क्या था, एक डॉलर बराबर था 9,88,60,000, 9,88,60,000
जर्मन मार्क्स। सोच के देखो, मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी तो जैसे हम रुपया को कैलकुलेट करते हैं, तो अभी आप जाओगे $1 लेके तो तुम्हें कितने मिलेंगे? अभी अगर आप $1 लेके जाओगे एक्सचेंज पे तो तुम्हें मिल जाएंगे 90 रुपए। और यहां पर इनकी हालत देखो कितनी खराब हो चुकी है। इनकी जो जर्मन मार्क है, इतना छाप दिया पैसा इन्होंने, इतना छाप दिया, अंधाधुंध छाप दिया पैसा। उसको छापने से हुआ क्या? उसको छापने से हुआ ये कि भैया इनकी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू इतनी गिर गई कि $1 में 9 करोड़ मतलब खरबों में चली गई है। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि चीजों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़नी शुरू हो गई। और इससे हुआ क्या कि आप देख सकते हो इस चित्र में, शायद तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि भैया ये 2-2 3-3 झोले भर के पैसे ला रहे हैं और उसके बदले सिर्फ इनको जो है एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं सर? इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं सर? तो आप देखोगे इस सिचुएशन को हम अतिमुद्रा स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिमुद्रा स्थिति। क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट चलो जल्दी से। अच्छा, तो सर इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ये जो जर्मनी में चल रहा है, ये जो आर्थिक संकट चल रहा है, इसको हम बोलते हैं अति मुद्रा स्फीति, है ना। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जब चीजों के दाम जो है बहुत तेजी से हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, जब चीजों के दाम जो है बहुत तेजी से क्या बढ़ते हैं, आप देखोगे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसको अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। अच्छा, अब हुआ क्या? आप कहोगे सर किसी ने जर्मनी की, अब सोच के देखो जर्मनी में कितना बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, 2-2 3-3 झोले भर के पैसे ले जाते हैं बेचारों को, क्या मिलता है? इनकी मुद्रा इतनी गिर चुकी है, इतने नोट छापने, इनको लगा कि नोट छाप देंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अरे पागलों, नोट छापने से थोड़ा ना कुछ होता है। नोट छापने के अलावा तुम्हारे पास वस्तुएं तो होनी चाहिए, चीजें तो होनी चाहिए, सप्लाई तो, उत्पादन तो होना चाहिए तुम्हारे यहां पर। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? अब सोच के देखो कि मेरे पास, अगर मान चलो मेरे पास कोई दो सेब है, मेरे पास 2 एप्पल है मेरे पास। अब सोच के देखो मेरे पास 2 एप्पल है और एप्पल की बहुत कमी है, बहुत कमी है। मान के चलो जो सेब है इनकी बहुत कमी है। तो अब तुम 100 दोगे तो कोई दूसरा बंदा 200 देगा, कोई तीसरा देगा 400, कोई देगा 500 रुपए। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे उस सेब की कीमत जो कि बहुत कम होती है, 100 रुपए किलो आ जाते हैं, तो मैं एक सेब का ले रहा हूं 1000 रुपए, एक सेब का ले रहा हूं 1500 रुपए। क्यों? क्योंकि देने वाले बहुत ज्यादा हैं। अब तो पैसा सबके पास आ गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, चलो जर्मन मार्क जो मुद्रा है इसको छापना शुरू कर देते हैं, समस्या का हल निकल आएगा। लेकिन इससे हुआ क्या कि इनकी जो जर्मन मार्क की कीमतें थी वो गिर गई। इससे हुआ क्या? चीजें जो थी वो चीजें महंगी हो गई, और चीजें इतनी महंगी हो गई कि इनको एक एक झोला, 2-2 झोला नोट भरने के बदले जो है एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। और हां, इस संकट से निकालने के लिए भाई अमेरिका जो था, अमेरिका को दया आ गई। अमेरिका जो था, अमेरिका को जर्मनी पर दया आ गई। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है इस मामले में हस्तक्षेप किया। और आप देखोगे अमेरिका ने एक योजना बनाई, अमेरिका ने एक योजना बनाई, इसको बोला गया डॉस योजना। डॉस योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना कैसी योजना थी? तो उसमें हुआ यह था कि अमेरिका ने जर्मनी को कुछ लोन देने शुरू कर दिया, कुछ पैसा देना शुरू कर दिया, जिसको हम आप बोल सकते हो ना, एक तरीके से आप जो छोटे छोटे लोन जो होते हैं वो देने शुरू कर दिया, स्मॉल क्रेडिट्स, स्मॉल लोन देने शुरू कर दिए। आप देखोगे यहां पर जो अमेरिका था, है ना, जर्मनी क्या है भाई? जर्मनी जो है, जर्मनी आर्थिक संकट से गुजर रहा है सर, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आर्थिक संकट है जर्मनी में। अच्छा सर, इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए, आर्थिक संकट कैसे कि इनके यहां पर क्या आ चुका है? इनके यहां पर अति मुद्रास्फीति आ चुकी है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है ना। अब इससे निकालने के लिए कौन आएगा बीच में? तो अमेरिका जो है, अमेरिका जो है ये बीच में आएगा सर। अमेरिका जो है मदद करने आएगा। किसकी सर? अमेरिका जो है वो जर्मनी की मदद करने आएगा। क्या लेके आएगा? तो अमेरिका ने एक प्लान बनाया। कौन सा प्लान बनाया? तो भाई अमेरिका ने प्लान बनाया डॉस प्लान। क्या बनाया सर? डॉस योजना। अब ये योजना क्या थी सर? ये कैसी योजना थी? तो इस योजना में जो अमेरिका होगा वो जर्मनी को क्या देगा? अमेरिका जो होगा वो जर्मनी को लोन देगा भाई, लोन, पैसा देगा, लोन देगा, पैसा देगा। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बोलो जल्दी से। हाँ सर, लोन क्या होता है? बे लोन नहीं पता तुम्हें? अरे लोन मतलब जब तुम किसी से पैसा लेते हो, उधार लेते हो पैसा, उसको हम बोलते हैं लोन लेना, ऋण, है ना। हाँ, तो उस पर ब्याज लेते हो। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने इनको ऋण देने शुरू कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया, ताकि जर्मनी जो है, जर्मनी के पास कुछ पैसा आ जाए और इस आर्थिक संकट से जर्मनी जो है बाहर आ जाए। इसलिए अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने एक योजना बनाई और इस योजना का नाम क्या रखा? डॉस योजना। इस डॉस योजना के अंदर आप देखोगे जर्मनी को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए, समस्या से बाहर निकालने के लिए
अमेरिका ने जर्मनी को जो है पैसे वैसे देना शुरू कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया। इसको ही हमने क्या बोला, इसको ही हमने बोला डॉज योजना। ठीक है, किसने, कौन लाया था डॉज योजना? अमेरिका। क्यों लाया था? ताकि जर्मनी को आर्थिक संकट से बाहर निकाला जाए। यहां पर अगले पॉइंट में यही लिखा हुआ है, इसकी योजना, इस योजना के अनुसार क्या था कि जर्मनी के आर्थिक संकट से दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया जाएगा। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज ये होगी कि जो जुर्माना लगाया गया है, जो 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया था, किस पर सर? जर्मनी पर। अब इसमें क्या किया जाएगा? इस जुर्माने में कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि जर्मनी को ज्यादा दिक्कतें ना हो, क्योंकि जर्मनी को तो हर्जाना भरना था भाई, पैसा था नहीं इन पे। तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। ये जो हर्जाने भरने की शर्तें जो हैं, इनमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा क्या किया जाएगा? दूसरा यह किया जाएगा कि भैया यहां पे जो अमेरिका है, बेटा याद रखना, ये वाली लाइन जो है ना रिपीट हो गई है, ये वाली लाइन काट देना। हाँ, ये थोड़ा लाइन काट देना, कोई बात नहीं, लाइन काट देना, दोबारा रिपीट हो गई, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये लाइन थोड़ा सा रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, काट देना इसको, है ना। हाँ, पहली चीज ये हुई कि भाई ये जो इनको जो हर्जाना देना है, इसकी जो शर्तें हैं उनमें बदलाव किए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका है वो क्या देगा इनको? अमेरिका जो है इनको, है ना, छोटे मोटे आप बोल सकते हो ऋण देगा। किसको भाई? जर्मनी को। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्लियर हुआ? हाँ, तो आप देखोगे फिर दूसरी चीज क्या हुई, एक चीज और हुई भाई, कि भाई अब अमेरिका जो होगा वो जर्मनी में निवेश भी करेगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा, पैसा वैसा लगाएगा। तो आप देखोगे जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधि से में सुधार के लिए अमेरिका से लाए गए कर्ज पर आश्रित था। तो आप देखोगे कि यहां पर जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है सर? वो कर्जा दे रहा है। किसको कर्जा दे रहा है? अमेरिका जो है, अमेरिका किस पर निर्भर है? अमेरिका जो है, आप देखोगे अमेरिका जो है जर्मनी को क्या दे रहा है सर? कर्ज दे रहा है सर, लोन दे रहा है, ताकि जर्मनी में जो पैसा है, जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े, औद्योगिक गतिविधि बढ़े, ताकि जर्मनी के पास पैसा है। औद्योगिकरण होगा तो लोगों को काम मिलेगा, शहरीकरण होगा, तो ये सारी चीजें होती हैं। जर्मनी की हालत क्यों खराब थी? क्योंकि जर्मनी में कोई तो कंपनी नहीं थी, कोई भी निवेश हुआ नहीं था जर्मनी में, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था जर्मनी में, औद्योगिक गतिविधियां जो है रुक चुकी थी बिल्कुल, कोई भी औद्योगिक गतिविधि हो नहीं रही है, इसलिए लोगों के पास रोजगार नहीं है भाई। अरे भैया लोग कहां काम करेंगे? लोग वहीं तो काम करेंगे ना जहां पर औद्योगिकरण होगा। तो जर्मनी में क्या है? जर्मनी में तो कुछ है ही नहीं। तो इन सारी चीजों को बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए, जर्मनी में निवेश को बढ़ाने के लिए आप देखोगे अमेरिका जो होगा क्या देगा? कर्ज देने शुरू करेगा डॉस प्लान के अंदर। ठीक है सर, अब हुआ क्या भाई? अब ये सब चल रहा था, सही चल रहा था, आप देखना, आप देखो 1923 से 28 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होगा ये कि पूरी दुनिया पर ही आर्थिक संकट आ जाएगा। मतलब सर, मतलब ये किस्मत, यानी कि आप बोल सकते हो जर्मनी की जो किस्मत है यही फूटी हुई थी। जर्मनी की जो किस्मत है यही फूटी हुई थी बेटा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ 1929 में हुआ ये, 1929 में हुआ ये कि जर्मनी जो कि अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ये धराशायी हो जाता है। सर आप कहोगे सर ये क्या चीज है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? आज के टाइम पर तुमने सुना है किसी ने शेयर्स होते हैं, शेयर्स, कि भैया मेरे भैया वो शेयर्स में पैसे लगाते हैं, मेरे ताऊजी जो है वो शेयर्स में पैसे लगाते हैं, है ना। और इन शेयर्स की खरीद बिक्री जो होती है, इन शेयर्स की खरीद बिक्री जो होती है वो एक्सचेंजेस से होती है। जो शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, ये एक्सचेंजेस होते हैं बहुत बड़े बड़े। जैसे मैं बॉम्बे एक्सचेंज की बात करूं, है ना, तो जैसे आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में जहां शेयर्स की खरीद बिक्री होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अलग अलग कंपनी के क्या होते हैं, आपने देखा, आपने सुना होगा शेयर्स के बारे में। अलग अलग कंपनी जो होती हैं इनके शेयर्स होते हैं जो अपने आप को पब्लिक करती हैं। आप देखा होगा पैसा, बहुत सारी जो पब्लिक वगैरह जो होती हैं उनको पैसा देती हैं कंपनी को, उसके बदले उनको शेयर दिए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कैसे कोई, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत है 1800 रुपए, है ना। तो यानी कि मेरे पास 18,000 के रिलायंस के शेयर है, यानी कि एक जो भाग, एक छोटा सा भाग जो है वो रिलायंस कंपनी में मेरा भी है 18,000 रुपए का। तो ऐसे होते हैं शेयर्स। अब इन शेयर्स की खरीद बिक्री की जाती है। तो शेयर्स कुछ भी नहीं है, शेयर्स बेसिकली क्या है? कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इनकी जो वैल्यू जो होती है, इनकी जो है ना, जो इनकी वैल्यू है बेसिकली वही होती है शेयर्स की वैल्यू। समझ में आया? शेयर्स वही होते हैं। अब इतना शेयर्स में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना कोई बस इतना जान लो शेयर्स क्या है हमारे। तो शेयर्स की आप बात करोगे तो शेयर्स क्या है? कंपनीज की जो वैल्यू होती है बेसिकली। शेयर्स का मतलब क्या है? कंपनीज की जो पूरा कंपनी जो कंपनी है, कोई भी कंपनी XYZ, कोई भी, मैं फिजिक्स वाला की बात करूं, कोई भी एक XYZ कंपनी है, उसकी जो टोटल वैल्यू जो है, उसका टोटल जो पूंजी है,
उसको ये अलग अलग छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मान के चलो, कि 10,000 है ना, जैसे मान के चलो 1 लाख रुपए मेरी पूंजी है, पूरे 1 लाख की कंपनी है मेरी, 1 लाख की कंपनी है ना, 1 लाख की पूंजी है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो 100 रुपए किसी के पास है ना। आप सोच के देखो मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि मैंने अपनी कंपनी को हजार हजार शेयर्स में डिवाइड कर दिया, 1000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया, 1000, और एक की कीमत रखी मैंने कितना, एक की कीमत रखी मैंने कितना, एक की कीमत रखी मैंने 100 रुपए। यानी कि आप देखोगे 1000 शेयर्स है मेरी कंपनी में, किसी के पास 10 शेयर हैं, किसी के पास 20 शेयर हैं, है ना, किसी के पास 100 शेयर हैं, है ना, किसी के पास आप देखोगे, किसी के पास जो है आप देखोगे 500 शेयर हैं, किसी के पास 40 शेयर हैं। तो ऐसे करके आप देखोगे ना बहुत सारे लोग जो हैं, मेरी ए नाम की कंपनी है जिसकी टोटल आप देखोगे पूंजी जो है, जो पैसा लगा हुआ है वो 1 लाख रुपए। 1 लाख में आप देखोगे 1 लाख को मैंने अलग अलग शेयर्स में बांट दिया, 1000 शेयर्स में, और एक की कीमत रखी मैंने 100 रुपए। तो कितना हुआ है, 1 लाख ही तो हुआ है। हाँ, तो अब जो भी मेरे कंपनी के शेयर्स लेगा तो मैं उसको कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर इस इंसान के पास मेरे शेयर हैं, ये पर्सन ए है, इसके पास अगर मेरे शेयर हैं, कितने हैं सर, 100 शेयर हैं इसके पास, यानी कि 100 शेयर हैं, एक की कीमत कितनी है सर, 100 रुपए। तो यानी कि 10,000 रुपए के इसके पास शेयर है मेरी कंपनी के, यानी कि ये 10,000 रुपए का मालिक है मेरी कंपनी का। तो ये हर कंपनी आप देखोगे, हर कंपनी के पास शेयर्स होते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, तो ये शेयर्स की खरीद बिक्री की जाती है, इस शेयर्स की खरीद बिक्री की जाती है। सिंपल सी बात है, ये शेयर्स होते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लास 11th में अगर तुम कॉमर्स लेते हो तो वहां पर और अच्छे से तुम्हें पढ़ने को मिलेगा ये, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा अब हुआ कि अब तो अच्छा, अब यहां पर जिस जगह पर इन शेयर्स की खरीद बिक्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सचेंजेस बोलते हैं। तो अमेरिका का ही एक वॉल स्ट्रीट था, जिसको हम बोलते थे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अमेरिका का ही एक शेयर एक्सचेंज था जहां पर शेयर्स की खरीद बिक्री जो होती है, इसको हम बोलते थे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये धाराशायी हो जाता है, ये धाराशायी हो जाता है, मतलब ये गिर जाता है, ये गिर जाता है। आप कहोगे गिरा क्यों, तो इसके बहुत सारे कारण थे बेटा। मतलब आप देखोगे ना बहुत सारे जो रीजंस थे इसके पीछे थे। आप देखोगे पूरे जो अमेरिका की हम अर्थव्यवस्था की बात करें, खराब हो गई थी। अमेरिका में आप देखोगे जो कृषि संबंधित वस्तुएं हैं इनके दाम गिर गए थे। बहुत सारी जो बैंकें हैं वो दिवालिया हो गई थी। बहुत सारी जो बैंक ने लोन दिया था वो वापस नहीं आया था। तो जिसके चक्कर में आप देखोगे कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया, और इनका क्या हुआ, इनका एक बहुत बड़ा शेयर्स का खरीद बिक्री करने वाला एक्सचेंज था जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये धाराशायी हो जाता है। क्लियर हुआ। हाँ, अब सोच के देखो यहां पर वही बात हो गई कि अब तक क्या था, अब तक जो अमेरिका था वो मदद कर रहा था, किसकी मदद कर रहा था सर, अमेरिका जो था वो मदद कर रहा था जर्मनी की। कैसे मदद कर रहा था, तो आप देखोगे उनको कर्जा दे रहा था, थोड़ा बहुत कर्जा दे रहा था ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो वही बात हुआ, जो दान दे रहा है बेचारा वो खुद भिखारी बन गया। अब जो दान दे रहा है वो खुद भिखारी बन चुका है। अब यहां पर हुआ ये कि अमेरिका जो था अब तक जर्मनी की मदद कर रहा था, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया भाई। इनका एक जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज था जिसको हम बोलते थे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यहां पर शेयर्स की खरीद बिक्री हुआ करती थी, यही पूरा धाराशायी हो गया भाई। और उसके बाद हुआ यह कि जो जर्मनी को मदद मिल रही थी, किससे, अमेरिका से, जो जर्मनी को अमेरिका से मदद मिल रही थी वो भी मिलनी बंद हो गई। अब इसमें हुआ क्या, इस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में हुआ यह कि लोगों ने डर की वजह से अपने सारे शेयर्स जो है बेचने शुरू कर दिए। और आप देखोगे 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर्स लोगों ने अपने बेच दिए, क्योंकि लोगों को लगा कि शेयर्स के दाम और ज्यादा गिरेंगे, और ज्यादा गिरेंगे। अब ये दाम क्यों गिर रहे थे, क्योंकि कानो कान कभी किसी को खबर मिली थी कि भैया बहुत सारे जो बैंक हैं इनके पास पैसा नहीं रहा, दिवालिया हो चुके हैं ये, और जो भी बैंकों ने लोन दिया था वो अब वापस नहीं आने वाला। तो आप देखोगे अलग अलग जिन कंपनी को लोन दे रखा था वो सब के सब जो है आप देखोगे अलग अलग कंपनी जो थी अमेरिका में वो धाराशायी हो गई। लोगों ने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, और इससे हुआ यह कि अमेरिका को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। चलो अमेरिका की बात छोड़ो, आप, मैं अमेरिका की बात ही नहीं कर रहा। देखो जो काम की चीजें ना उस पर ध्यान दो, अमेरिका की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बस बोलना चाह रहा हूं कि इसका असर जर्मनी पे क्या पड़ा। तो सिंपल सी बात है कि भैया अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अलग अलग देशों की मदद की थी, उनमें जर्मनी भी एक था। तो जो जर्मनी को लोन दिए थे अमेरिका ने, अब वो लोन देना बंद कर देती है। और तो और यहां पर जो अमेरिका है वो पैसा भी मांगना शुरू करता है कि देखो ऐसा है कि अब तक हम तुम्हें पैसा दे रहे थे, लेकिन अब हमारे देश में ही अकाल पड़ा हुआ है भाई, हमारे देश में ही दिक्कत हो गई है, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया था वो जल्दी से वापस करो। अब क्या होगा, अब जर्मनी और ज्यादा संकट में आएगा। ध्यान से सुनो फटाफट से, यही हुआ भाई, है ना। अब चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट से, एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जल्दी से फटाफट से, एकदम फुर्ती ले आओ भाई, जल्दी से फुर्ती ले आओ, फटाफट से फुर्ती ले आओ।
हम्म। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहां पर है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, अभी ये भी गलत कर दोगे तो। हाँ, तो अब तक क्या था भाई? अब तक ये था कि अमेरिका में सब कुछ सही चल रहा था, तो अमेरिका ने जर्मनी की मदद की। लेकिन अब क्या हुआ? अमेरिका में ही एक आर्थिक संकट आ चुका है, तो अब होगा क्या सर? अब होगा ये कि अमेरिका ने मदद करने से मना कर दिया, और तो और जो पैसा जर्मनी को दिया था उसको भी मांगना शुरू कर दिया कि भाई देखो ऐसा है, अब तक तो हम राजा बने बैठे हुए थे, अब तक तो हमने तुम्हें पैसा दिया, लेकिन अब हम खुद भिखारी बन चुके हैं, तो एक काम करो, हमको जो है धीरे धीरे पैसा देना शुरू करो। तो इसका असर किस पर पड़ेगा सर? इसका असर जो आपको जर्मनी पर देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये सही आंसर हो जाएगा। 77%? क्या तुम लोग थोड़ा सा मतलब क्या कर लेते हो? थोड़े से नशे वशे करके आते हो क्या? थोड़ा सा मतलब क्या कर लेते हो तुम, ये बताओ। क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहां था, क्या करते क्या हो तुम लोग? मतलब क्या कोई थोड़ा सा हल्का हल्का क्या लेके आते हो तुम? हैं? मतलब तुम्हें तुम्हारी चिंता होती है यार मेरे को तो, तभी ये बात ना, ये जो क्विज है ना, इस बात का प्रूफ है कि तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते भाई। गलत बात है, काहे नहीं पढ़ते ध्यान से, ये बताओ बेटा। अभी 1 घंटा हुआ है बस। चलो, अंश, यश, अमन, अभय, उदित, अभिनव, अनुष्का, वर्षा, रागिनी, अमरीश। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अरे भैया वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था ये क्या था? शेयर एक्सचेंज था। कहां पर था सर? अमेरिका में बताया था भाई, अमेरिका में। यही तो धाराशाही हुआ था भाई, यही तो गिर गया था, यही तो गिरा था भाई, यही तो फेल हो गया था भाई, यही तो बताया था मैंने। अभी तक क्या बताया मैंने, ये बताओ क्या करते हो तुम लोग यार, क्या करते हो? समझ में आया? अच्छा, ये वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं। हाँ, अब यहां पर सवाल ये आता है सर, ये जो आर्थिक मंदी हुई है, ये जो विश्व मंदी आई है, अब तक क्या था? अब तक तो जर्मनी में दिक्कत थी, अब पूरे विश्व में दिक्कत चल रही है। विश्व मंदी जो आई है, ये जो विश्व मंदी जो आई है, किसके कारण आई है सर? अमेरिका के कारण। अमेरिका के कारण ये विश्व मंदी जो आई है, वो अमेरिका के कारण आई है, क्योंकि अमेरिका जो था, क्योंकि जो अमेरिका था वो उस टाइम पर विश्व की ताकत बन चुका था, तो अमेरिका का जो असर है वो पूरे विश्व पर दिखा, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में वो आर्थिक मंदी जो है देखने को आपको मिलती है। अब हुआ क्या? अब ये चली कब तक सर? तो आप देखोगे ये 1929 से 1929 तक, 1929 से 32 तक, 1929 से 1932 तक जो है आर्थिक मंदी चलती है। और यहां पर आप देखोगे कि अमेरिका पर तो इतना असर पड़ा कि अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय जो थी, राष्ट्रीय आय जो थी अमेरिका की, वो केवल आधी रह गई सर। कितनी रह गई? आधी। अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय है ये आधी रह गई, बिल्कुल आधी रह गई। अच्छा, इस मंदी का सबसे बुरा असर किस पे पड़ा? तो भैया वो तो वही है ना कि मैंने आपको एक कहावत सुनी है ना कि गरीबी में आटा गीला। एक तो तुम गरीब हो और तुम्हारा आटा भी गीला हो गया, तो वही बात है कि इस महामंदी का असर सबसे बड़ा किस पे पड़ा? जर्मनी पे। अरे भैया क्यों? अरे जर्मनी की हालत तो वैसे ही खराब थी भाई, 1923 से ही उनकी हालत खराब। अरे भैया जब से विश्व युद्ध लड़ा है उन्होंने, जब से उन्होंने वर्साई की संधि साइन की है, तब से ही जर्मनी की हालत खराब है। अब तो क्या होगा? अब तो और ज्यादा हालत खराब जो है जर्मनी की हो चुकी है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बेकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब अब तक उनको अमेरिका की जो मदद मिल रही थी वो भी मिलनी बंद हो जाती है। आप देखोगे 1929 से 1932 के बीच में जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन जो था, यानी कि जो इनकी फैक्ट्रियों में सामान बनता है, जो भी उत्पादन होता है, वो 40% ही रह गया, 60% कम हो गया। सोच के देखो, ये सारी चीजें होने लगी। और यहां पर हुआ क्या? जब मतलब अलग अलग फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो उनमें नौकरियां कर रहे हैं लोग, वो भी क्या होंगे? वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप देखोगे जर्मनी में, आप देखोगे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और बेटा याद रखना, जब जिस देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता करने को, जो बेरोजगार होते हैं, ऐसे देश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अपराध के केसेस क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं फिर, जब पैसा नहीं कमा रहे, खाली बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? किसी ना किसी अपराध में, चोरी में, चोरी चकारी, मर्डर, रेप वगैरह में फंस जाते हैं। तो आपने देखा होगा। तो हुआ क्या? बेरोजगारी की वजह से आप देखोगे लूट मार पड़ी है ना, अपराध की संख्या जो है जर्मनी में बहुत ज्यादा बढ़ गई, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो यहां पर यह भी एक बात का प्रूफ है कि अगर आपके देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो ये क्या होगा सर? बेरोजगारी बहुत ज्यादा आपके देश में, तो इससे क्या होगा सर? इससे होगा ये कि आपके देश में अपराध भी बहुत जल्दी अपराध भी बहुत ज्यादा होने लगेंगे। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? फटाफट से बताइए जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे रुक जाओ थोड़ा सा भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, डाउट चेक कर लो, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ। एक काम करते हैं, डाउट ही चेक कर लेते हैं, डाउट चेक कर लेते हैं, ठीक है चलो। बेरोजगारी बेटा क्या होती है? इसके पास कुछ काम नहीं होता, वो बेरोजगारी होती है। बेटा क्लास नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, बनाने जरूरी नहीं है, मैं दे रहा हूं ना, कोई दिक्कत वाली बात। अरे मैं दे रहा हूं ना भाई, दे रहा हूं ना मैं। सर स्लाइड नंबर 11 में नहीं समझा समझ में आया सर, आपने कैसे क्या बताया? शेयर किसे कहते हैं? मंदिर किसे कहते हैं? अरे मंदिर किसे कहते हैं? मंदी।
अरे बेटा देखो मैं बताता हूं आपको, आर्थिक मंदी क्या होती है। जब आर्थिक मंदी का सिंपल सा मतलब होता है, मंदी मतलब कोई चीज धीमी हो जाती है, यानी कि जो आर्थिक प्रगति है वो धीरे हो गई है। जो आर्थिक रूप से जो लोग आगे बढ़ रहे थे वो स्लो हो चुके हैं, आर्थिक गति जो है वो धीरे हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं आर्थिक मंदी। आपने देखा होगा यार, मंदी आ चुकी है, मंदी मतलब चीजें स्लो हो चुकी हैं, जो ग्रोथ हो रही थी वो नहीं हो पा रही। अब शेयर्स क्या होते हैं इतना पता होना चाहिए तुम्हें यार। शोभत अहमद बेटा देखो सिंपल सी बात है, जो कंपनी होती है इनके शेयर्स होते हैं, और ये जो शेयर्स होते हैं कहां पर लिस्ट होते हैं, एक्सचेंजेस पर। वहां पर लोग क्या करते हैं, वो जो एक्सचेंज है, जैसे मैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की बात करूं, यहां पर अलग अलग कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हैं, और यहां पर लोग जो है शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं। जैसे मेरे पास भी शेयर्स हैं, रिलायंस के हैं, टाटा के हैं। तुम जब बड़े हो जाओगे तुम भी खरीदोगे शेयर्स, है ना। जैसे हमारे इंडिया में क्या, हमारे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी 50 है। तो यहां पर लोग क्या करते हैं, यहां पर लोग जो है शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं। अब वो अमेरिका में बहुत पहले हो चुका है, अमेरिका में तो बहुत पहले चल रहा है, तो इनका ही एक एक्सचेंज है, उसका नाम था वॉल स्ट्रीट। अब वॉल स्ट्रीट में क्या होता है कि जो पैसा इन लोगों ने लगाया था उनका पैसा डूब जाता है, उनका पैसा डूब जाता है, इसको हम बोलते हैं आर्थिक मंदी। ठीक है, यही जो चीज थी वही अमेरिका में आई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पूरे विश्व मंदी बोलते हैं, पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, चलिए मैंने शेयर्स का मतलब बता दिया है। बेटा धाराशाही का मतलब होता है गिर जाना, बिल्कुल बिल्कुल, धाराशाही मतलब गिर जाना, ढह गया, मतलब बिल्कुल बर्बाद हो गया। बेटा सीए नहीं बना, ऐसे ही नहीं बना, मन नहीं था बनने का। सीए बन जाता तो आपको कौन पढ़ाता, कि सर आप सीए बन जाते तो कोई और पढ़ा देता, लेकिन सीए बन जाते तो सर अच्छा होता जाता। सीए को पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, आपको तो क्या ही मिलते होंगे हैं, आपकी तो क्या ही सैलरी होगी। बेटा शॉर्ट नोट्स में बताया तो बेटा, ऐश्वर्या वर्मा शॉर्ट नोट्स में आज लाना भूल गया भाई। वही तो मैंने बताया था, शॉर्ट नोट्स मैं तेरे को कल दे दूंगा। कल मैं जिस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तुम्हें देने वाला हूं, उस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। उस चैप्टर के तुम्हें कल शॉर्ट नोट्स पक्का आज ही लाने वाला था भाई, मैं मर्ज करना भूल गया बेटा, मर्ज करना भूल गया। ठीक है चलो। बेटा शेयर्स का मतलब डिटेल में समझना जरूरी नहीं है, मैंने तुम्हारा कमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है। जितना जितना तुम्हें अभी समझना चाहिए उतना मैंने बता दिया, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस मैंने जितना तुम्हें बताया है शेयर्स के बारे में उतना जान लो, उतना काफी है। बेटा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है, एक तरीके से आप बोल सकते हो यहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर जो अलग अलग कंपनी होती हैं उनके शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स का मतलब क्या होता है कि मेरा हिस्सा, तो कंपनी का जो हिस्सा है उसको हम शेयर्स बोलते हैं। तो यहां पर लोग जो होते हैं वो उन हिस्सों को खरीदते हैं, ताकि जब उनके दाम बढ़े तो जो है उनको जाके बेच पाए। तो बेचना कहां होता है, जिस प्लेटफॉर्म पर आपने शेयर्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उसको ही हम एक्सचेंज बोलते हैं। तो वॉल स्ट्रीट क्या है, वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, सिंपल सी बात है। लोन का मतलब होता, बेटा हर्जाना का मतलब होता है किसी चीज को आप चुका रहे हो, किसी चीज का आप दंड भुगत रहे हो, किसी चीज का भुगतान कर रहे हो आप। और लोन बोलते हैं बेटा ऋण देना। जैसे मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और मैंने बोला कि एक साल बाद मुझे तुमसे 1 लाख 10,000 12,000 रुपए चाहिए, तो मैं ब्याज भी ले रहा हूं तुमसे और तुम्हें ऋण दे रहा हूं, तुम्हें कर्जा दे रहा हूं, उसको हम बोलते हैं लोन। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, पक्की बात है, पक्की बात है भाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, तो आज थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, हाँ तो आज थोड़ा एंड करें क्लास को, हाँ एंड करते हैं क्लास को। एक काम करो भाई, एंड करने से पहले भाई चलो मैं एंड ही कर देते हैं क्लास को, एंड कर देते हैं क्लास को, ठीक है। हाँ तो थैंक यू सो मच यार, आज तुम कम ही पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कम पढ़ा, वैसे भी 15 मिनट क्लास लेट हो गई थी। चलो कोई बात नहीं यार, आज थोड़ा सा लेट पढ़ लेते हैं, आज थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं। कल अपन जो है डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर पर, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ ना, पक्की बात है, पक्की बात है, क्लियर है। चले तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, एंड करते हैं क्लास को। जिनके भी डाउट्स रह गए हैं भाई तो कोई बात नहीं है, बाद में देख लेंगे डाउट्स वगैरह तुम्हारे यार। डाउट्स तो थोड़ा एक बार फिर से तुम इस लेक्चर को देखोगे ना, मजाक से हट के बता रहा हूँ, सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो कॉल बेटा चैप्टर के एंड में करूंगा, जब चैप्टर खत्म होगा तब वीडियो कॉल करूंगा मैं, ठीक है। हाँ हाँ, चैप्टर जब खत्म होगा तब वीडियो कॉल करूंगा, पक्का, तेरी कसम। कि सर हमारी कसम मत खाया करो, हमको मत मारो, अपने आप को मारा करो, अपनी कसम खाया करो सर, हमारी कसम मत खाया करो झूठी। चलो ठीक है, चलो भागो भागो, है ना, जाओ जाओ, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लेना, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना थोड़ा सा पढ़ लेना।
चलो ठीक है, बाय 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 बाय।